हेलो फ्रेंड्स, हिंदी के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे वर्ड विचार, उच्चारण एवं वर्तनी संबंधी वाक्य रचना, शिक्षण प्रक्रिया और श्रवण कौशल के कुछ प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुद्ध उच्चारण का तात्पर्य है, ए ऑप्शन है धीमे उच्चारण से, बी ऑप्शन है उच्च उच्चारण से, सी ऑप्शन है मानक उच्चारण से और डी ऑप्शन है शिक्षक के स्वर के साथ। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, मानक उच्चारण से। ठीक है, चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, शुद्ध उच्चारण से तात्पर्य क्या है? मानक उच्चारण से है। ठीक है, इस प्रकार के उच्चारण में बलाघात, अनुतान और संगम का विशेष ध्यान रखा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उच्चारण की अवधि के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 3 और ऑप्शन नंबर डी 4। तो उच्चारण की अवधि के आधार पर स्वर के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, देखिए चलिए व्याख्या पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, मात्रा या उच्चारण की अवधि के आधार पर स्वर जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कुछ वायु मुख और कुछ नासिका से निकलती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए निर्नुनासिक स्वर, बी अनुनासिक स्वर, सी बाह्य स्वर, डी दीर्घ स्वर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अनुनासिक स्वर। ठीक है, चलिए व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या में है कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, ठीक है, कुछ वायु मुख और कुछ नासिका से निकलती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अनुनासिक स्वर कहते हैं। ठीक है, अनुनासिक। और जब स्वर का उच्चारण करते समय वायु केवल मुख से निकलती है, ठीक है, केवल मुख से निकलती है, तो क्या उसे कहते हैं? निर्नुनासिक स्वर। ठीक है, देखिए यहाँ पर याद रखिएगा कि जब वायु जो है मुख और नासिका, ठीक है, मुख और नासिका दोनों से निकलती है तो अनुनासिक स्वर कहलाता है, और जब मुख से केवल निकलती है तो निर्नुनासिक स्वर कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। श्वास, प्राण, ठीक है, की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के कौन कौन से भेद हैं? देखिए, पहला ऑप्शन है अल्प प्राण और लघु प्राण, बी ऑप्शन है अल्प प्राण और दीर्घ प्राण, सी ऑप्शन है अल्प प्राण एवं महाप्राण एंड लास्ट डी ऑप्शन है दीर्घ प्राण एवं महाप्राण। तो यहाँ पर इसका क्या राइट आंसर होगा? श्वास यानी प्राण की मात्रा के आधार पर जो व्यंजन के भेद हैं वो अल्प प्राण और महाप्राण हैं। ठीक है, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट व्याख्या की तरफ चलते हैं। जिनके उच्चारण में श्वास की मात्रा कम होती है वे व्यंजन अल्प प्राण कहलाते हैं। ठीक है, जहां पर श्वास की मात्रा कम होती है वे व्यंजन क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। एवं जिनके उच्चारण में श्वास की मात्रा अधिक होती है तो वे क्या कहलाते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा, एक ये पॉइंट और एक ये। अल्प प्राण किसे कहते हैं? जब श्वास की मात्रा आपकी कम होती है यानी अल्प होती है तो अल्प प्राण। ठीक है, और जब अधिक होती है श्वास की मात्रा तो आप वहां पे महाप्राण का यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपके सामने 5th क्वेश्चन है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, पहला है अघोष व्यंजन, दूसरा है सघोष व्यंजन, तीसरा है संघर्षी व्यंजन और लास्ट डी ऑप्शन है उच्छिप्त व्यंजन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? अघोष व्यंजन। ठीक है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अघोष व्यंजन कहते हैं। ठीक है, चलिए व्याख्या की तरफ मूव करते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अघोष व्यंजन कहते हैं। और जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उसे सघोष व्यंजन कहते हैं। और देखिए, अघोष सघोष हो गया। अब देखिए संघर्षी व्यंजन क्या होता है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में जब श्वास जो होती है, जो हम सांस लेते हैं वो रगड़ खाकर आती है, ठीक है, तथा रगड़ के कारण जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? संघर्षी व्यंजन कहते हैं। संघर्षी व्यंजन को ऊष्म व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ऊष्म व्यंजन।
और उच्छिप्त व्यंजन क्या होता है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में जो आपकी जीवा है यानी जीभ है वो ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करती हुई तुरंत नीचे गिरती है तो उसे क्या कहते हैं, उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बोलने से स्वर में जहां उतार चढ़ाव होता है उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है अनुतान, बी ऑप्शन है बलाघात, सी ऑप्शन है संगम और डी ऑप्शन है वितान। देखिए, बोलने से स्वर में जहां उतार चढ़ाव होता है उसे क्या कहते हैं, अनुतान कहते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन। देखिए डिस्कशन इसका देख लेते हैं। देखिए, जब शब्दों के उच्चारण में अक्षर पर जहां बल दिया जाता है, ठीक है, उसे बलाघात कहते हैं। और बोलते समय स्वर में होने वाले उतार चढ़ाव के कंपन को क्या कहते हैं, अनुतान कहते हैं। ठीक है, ये तो आपको क्लियर ही हो गया क्वेश्चन से। ठीक है, देखिए बलाघात क्या हो गया, अनुतान आपका हो गया कि बोलने से स्वर में जहां उतार चढ़ाव होता है उसे अनुतान कहते हैं। और शब्दों के उच्चारण में अक्षर पर जहां बल दिया जाता है, ठीक है, उसे बलाघात कहते हैं। और जहां शब्दों के उच्चारण में पदीय सीमाओं का भी ध्यान रखा जाता है उसे क्या कहते हैं, संगम कहते हैं। ठीक है, शब्दों के उच्चारण में पदीय सीमाओं का भी ध्यान रखा जाता है उसे संगम कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए 7th क्वेश्चन आपके सामने है, भाषिक तत्व मुख्यतः कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑप्शन है ध्वनि, शब्द एंड वर्ड, बी ऑप्शन है वर्ड, वाक्य, ध्वनि, सी है ध्वनि, शब्द, वाक्य और डी ऑप्शन है वर्ड, विचार, ध्वनि। देखिए भाषिक तत्व मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, ध्वनि, शब्द और वाक्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया, राइट ऑप्शन आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वर्तनी की अशुद्धियों के मुख्य कारणों में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन को नोट करिएगा, सही नहीं है वर्ड पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है मानक हिंदी वर्णमाला तथा मात्राओं का सही ज्ञान न होना, बी है उच्चारण की शुद्धता, सी है व्याकरणिक नियमों विशेषतः संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय द्वारा शब्द रचना से संबंधित नियमों का ज्ञान न होना। ठीक है, डी ऑप्शन क्या है, विद्यालय में शिक्षकों की बातों पर ध्यान न देना। तो यहाँ पर वर्तनी की अशुद्धियों में मुख्य कारण से कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी, उच्चारण की शुद्धता। ठीक है, उच्चारण की शुद्धता नहीं है बल्कि क्या है, मानक हिंदी वर्णमाला, मात्राओं और व्याकरण के नियमों का सही ज्ञान न होना तथा शिक्षकों की बातों पर ध्यान न देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्युत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द भंडार में कितने प्रकार के शब्द आते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 4, सेकेंड ऑप्शन है 5, थर्ड ऑप्शन है 6 एंड लास्ट डी ऑप्शन है 3। देखिए व्युत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द भंडार में 4 प्रकार के शब्द आते हैं। ठीक है, फर्स्ट है तत्सम, सेकेंड है तद्भव एंड थर्ड है देशज और लास्ट है विदेशज यानी विदेशी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए 4 प्रकार के शब्द आते हैं व्युत्पत्ति की दृष्टि से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 10th क्वेश्चन है, जो शब्द संस्कृत से मूल रूप में हिंदी में आ गए हैं उन्हें क्या कहते हैं? फर्स्ट है तद्भव, बी है तत्सम, सी है देसी और लास्ट डी विदेशी। जो शब्द संस्कृत से मूल रूप में हिंदी में आ गए हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? बी ऑप्शन तत्सम कहते हैं। ठीक है, देखिए डिस्क्रिप्शन देखिए, जो शब्द संस्कृत से मूलतः हिंदी में आ गए उन्हें तत्सम कहते हैं और जो शब्द संस्कृत से परिवर्तित होकर, ठीक है, देखिए 2 पॉइंट है यहाँ पर, देखिए जो शब्द संस्कृत से मूलतः हिंदी में आए हैं तो वो क्या है, तत्सम है, और जो शब्द संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में आए हैं वे तद्भव कराते हैं। ठीक है, मतलब संस्कृत को चेंज करके तद्भव में आए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अर्थ की दृष्टि से
देखिए एक पॉइंट और है कि जो आपका तत्सम वर्ड है, एग्जाम्पल तत्सम है जैसे कि आपका क्षेत्र, ठीक है, और तद्भव क्या है, खेत, ठीक है, ये आपका संस्कृत से रिलेटेड है और ये नॉर्मल हिंदी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 11th क्वेश्चन है कि अर्थ की दृष्टि से शब्दों के कितने रूप हैं? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 6। तो चलिए सभी आंसर करिए। यहाँ पर अर्थ की दृष्टि से शब्दों के कितने रूप हैं? ए 4। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्दों के 4 रूप हैं। फर्स्ट है पर्यायवाची, सेकेंड है एकार्थी, थर्ड है अनेकार्थी और डी है विपरीतार्थक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड न हो सके उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट है रूढ़ शब्द, बी है अरूढ़ शब्द, सी है यौगिक शब्द और डी है योग रूढ़ शब्द। तो यहाँ पर ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड न हो सके उसे क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं, ठीक है। और यौगिक शब्द वे हैं जो मूल या रूढ़ शब्द में अन्य शब्दों या शब्दांशों में उपसर्ग प्रत्यय आदि के मेल से बने होते हैं, ठीक है। यौगिक शब्द क्या होते हैं? जो मूल या रूढ़ शब्दों में अन्य शब्दों या शब्दांशों उपसर्ग प्रत्यय आदि के मेल से बने होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 13th क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य रचना संबंधी अभ्यासों की दृष्टि से कौन सा सुझाव सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है वाक्यों में शुद्ध पदक्रम संबंधी अभ्यास, बी है लिंग वचन विभक्ति एवं पुरुष के अनुसार वाक्य का रूपांतरण, सी है विवेकपूर्ण छात्रों के साथ भाषा का ज्ञान अर्जित करना एंड लास्ट डी ऑप्शन है कर्ता कर्म और क्रिया की विभिन्न स्थितियों में अन्विति, ठीक है। देखिए यहाँ तक है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपका क्या है कि शुद्ध वाक्य रचना संबंधी अभ्यासों की दृष्टि से कौन सा सुझाव सही नहीं है, ठीक है, अभ्यासों की दृष्टि से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि विवेकपूर्ण छात्रों के साथ भाषा का ज्ञान अर्जित करना, ठीक है, ये यहाँ पर शुद्ध वाक्य संबंधी अभ्यासों की दृष्टि से सही सुझाव नहीं है, ठीक है। जबकि जो शुद्ध वाक्य रचना के लिए वाक्यों के शुद्ध पदक्रम संबंधी अभ्यास, व्याकरण के नियमों का ज्ञान, लिंग वचन पुरुष विभक्ति के अनुसार वाक्य का रूपांतरण जो है वो कर्ता कर्म और क्रिया की विभिन्न स्थितियों में अन्वित का ज्ञान आवश्यक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14th क्वेश्चन शब्द की जिस शक्ति से अभिधेयार्थ के साथ साथ किसी भिन्न अर्थ का भी बोध होता है उसे क्या कहते हैं? देखिए फर्स्ट ऑप्शन लक्षणा, सेकंड ऑप्शन है व्यंजना, थर्ड ऑप्शन है अभिधा और डी ऑप्शन है विपर्य। देखिए यहाँ पर शब्द की जिस शक्ति से अभिधेयार्थ के साथ साथ किसी भिन्न अर्थ का भी बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे व्यंजना कहते हैं, ठीक है। और जब शब्द की जिस शक्ति से उसके सामान्य, ठीक है, उसके सामान्य प्रचलित अर्थ का बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे अभिधा कहते हैं। और विपर्य, देखिए लक्षणा, ठीक है, लक्षणा किसे कहते हैं? शब्द की जिस शक्ति से शब्द के सामान्य अर्थ की जगह किसी दूसरे अर्थ की कल्पना करनी पड़ती है उसे लक्षणा कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 15th क्वेश्चन है वह वाक्य जिससे किसी बात का होना प्रकट हो उसे क्या कहते हैं? ए है निषेधात्मक वाक्य, बी है आज्ञार्थक, सी है विधानात्मक और डी है शर्तबोधक। देखिए यहाँ पर किसी बात का होना किससे प्रकट होता है? विधानार्थक शब्द वाक्य से, ठीक है। देखिए ऐसा वाक्य जिससे किसी विषय का अभाव या अस्वीकृति सूचित हो उसे क्या कहते हैं? निषेधात्मक, ठीक है, अभाव मतलब निगेटिव, ठीक है। और ऐसा वाक्य जिससे आज्ञार्थक भाव उत्पन्न होता है उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। और वैसा वाक्य जो जिससे संकेत या शर्त का बोध होता है उसे शर्तबोधक वाक्य कहते हैं,
ठीक है, और आपका विधानात्मक हो गया जिससे किसी बात का होना प्रकट हो। चलिए इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।